Hi guys, welcome back to Humanities Corner. Hope you and all yours are doing well. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसी चैप्टर को हमारी बुक में ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के नाम से मेंशन किया गया है, बट सीबीएसई ने सिलेबस के अंदर इस चैप्टर के नाम को चेंज करके न्यू सेंटर ऑफ पावर कर दिया है। कंटेंट सारा सेम है, एज सच कोई डिफरेंस है नहीं, बस नाम नाम को चेंज किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यार अभी तक हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वर्ल्ड में एक सुपर पावर बचती है यूएसए, दैट इज ट्रू, बट और भी काफ़ी सारी कंट्रीज होती हैं जो यूएसए को compete कर सकती है, और उन्हीं कंट्रीज को हम न्यू सेंटर या ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर रेफर करते हैं। ठीक है, इनका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि अमेरिका की डोमिनेंस को लिमिट कर सकती थी। अब देखते हैं कौन सी ऐसी कंट्रीज थी। तो अगर हम यूरोप में देखते हैं तो हमें यूरोपियन यूनियन मिलता है, एशिया में देखते हैं तो हमें एशियान देखने को मिलता है। इसके अलावा चाइना, इंडिया, जापान आज के टाइम पे यूएसए को compete कर सकती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो कि यूरोपियन यूनियन है क्या, तो यार यूरोपियन यूनियन बेसिकली 28 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनके कुछ कॉमन ग्राउंड है और कॉमन इंटरेस्ट है, जिनके बेसिस पर उन्होंने कलेक्टिव होके एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया। तो 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन जो स्टेट्स होते हैं उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा रुइन हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी क्रोनोलॉजी है कि किस तरीके से कंट्रीज जुड़ कर मतलब इकट्ठे होकर कुछ ग्रुप्स बनाती है, फिर वो ग्रुप्स और बड़े होते हैं और फाइनली हमारी यूरोपियन यूनियन बनती है। अब यार इसमें हमें सभी डेट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम आएंगे कि किसके बाद कौन सी बनी वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ जो प्लान्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, उन सबको याद रखना है। तो एक बार फटाफट देखते हैं। तो 1947 में अमेरिका एक प्लान लॉन्च करता है जिसका नाम होता है मार्शल प्लान। ठीक है, और इस प्लान के अंडर यूरोपियन स्टेट्स की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल एड देता है। ओके, अब उसके बाद 1948 में अमेरिका ही एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाता है OEEC, जिसमें वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज मतलब जो यूएसए के अलाई में थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, उनके साथ मतलब उनके लिए एक ग्रुप बनाता है, उन्हें फिर से फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एड देता है ताकि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, डेवलप कर पाए। उसके बाद 1949 में एक काउंसिल ऑफ यूरोप बनती है जिसका मेन पर्पस होता है कि हम पॉलिटिकल कॉपरेशन भी करेंगे। इकोनॉमिकली तो हम साथ में ग्रो कर ही रहे हैं, अब हम पॉलिटिकली भी साथ में कॉपरेट करेंगे। उसके बाद 1957 में एक और कम्युनिटी बनती है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके बाद 1962 में यूरोपियन पार्लियामेंट भी बना लेते हैं वो अपनी, और फाइनली 1992 में मतलब 7 फरवरी 1992 को ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट को साइन करके वो यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके की क्रोनोलॉजी रही है, ऐसे करके हमारी यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आई है। तो ये था एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो यार अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ EU के बारे में। तो EU का खुद का एक नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इसकी खुद की एक फाउंडिंग डेट है, और यहाँ तक कि एक कॉमन करेंसी भी है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी ट्राई किया था, बट वो फेल हो गया था। लेकिन यार ये सारी बातें सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि EU एक ग्रुप ना होके एक कंट्री है। सो दैट इज करेक्ट, EU एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। इन सब के अलावा यूरोपियन यूनियन की खुद की कुछ कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज भी हैं जो इस ग्रुप की सभी कंट्रीज फॉलो करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि EU ने अपने एरिया ऑफ कॉपरेशन को एक्सपैंड करने का भी ट्राई किया था। जब USSR डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो काफ़ी सारी USSR ग्रुप की कंट्रीज यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, जो कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गोल्ड स्टार हैं ये सिंबलाइज करते हैं हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, और ये जो 12 गोल्ड स्टार है मतलब ये जो 12 नंबरिंग है ये सिंबलाइज करती है परफेक्शन को, कंप्लीटनेस को और यूनिटी को। तो यार कार्टून बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आता है। अब हम 1 बाय 1 करके यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी, मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इकॉनमी के साथ।
तो इकॉनमी में ये सेकेंड बिगेस्ट इकॉनमी है जिसकी जीडीपी $17 ट्रिलियन रही है 2016 में। इसके अलावा जो इसकी कॉमन करेंसी है यूरो, जिसे 2002 में इन्होंने अडॉप्ट किया था, वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेके आती है। कॉमन करेंसी होने की वजह से यूरोपियन यूनियन के विद इन जो भी कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड करने में आसानी होती है क्योंकि टैक्स बैरियर नहीं रहता है। इसके अलावा यूरो एक मेजर थ्रेट है यूएस डॉलर की डोमिनेंस के लिए। थर्ड पॉइंट है, अगर हम इसका वर्ल्ड ट्रेड में शेयर देखते हैं तो वो यूएसए से काफ़ी ज़्यादा है और इनकी खुद की एक सिंगल मार्केट है, इनकी खुद की कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम इसकी इकॉनमी में इंक्लूड करें तो यूरोपियन यूनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में, भले ही वो हमारा WTO, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पावर को। तो अगर हम यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के 2 परमानेंट मेंबर बैठे हुए हैं विच आर फ्रांस एंड ब्रिटेन, जिनके पास वीटो पावर है, और इसके काफ़ी सारे नॉन परमानेंट मेंबर है। तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के अंदर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती है। अब इसके बाद एट लास्ट हम इसकी मिलिट्री पावर को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम EU की कंबाइंड आर्म फोर्स को देखते हैं तो वो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके अलावा भी इसकी अगर हम डिफेंस स्पेंडिंग को मेजर करते हैं विच इज़ अगेन सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर USA। और यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर स्टेट ब्रिटेन और फ्रांस के बाद लगभग 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसके अलावा ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो यार ये तीनों इन्फ्लुएंसेस देख के, इसकी मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देख के, हम यूरोपियन यूनियन को एक सुप्रा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम EU की काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी है। अभी तक हमने सिर्फ इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया है कि 28 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो हर मैटर पर कॉपरेट कर रहा है, बट इसकी काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस भी है। हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी कि यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है जो उसके मेंबर स्टेट्स ने ही मिलकर बनाया है, बट वो उससे बाउंड नहीं है कि जो EU बोलेगी वही करना है या उसकी जो पॉलिसीज़ है उसी को फॉलो करना है। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके डिफरेंट फॉरेन रिलेशंस है या डिफरेंट डिफेंस पॉलिसीज़ है, ठीक है। तो वो वॉलेंट्रली EU की जो पॉलिसीज़ उन्हें सही लगती है उन्हें फॉलो करती है, बाकी वो अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर एक्ट करती है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी नेशनल पॉलिसी EU की कॉमन पॉलिसी के अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो वो एक क्लैश का रीज़न भी बनता है उसके मेंबर स्टेट्स के बिटवीन, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन क्योंकि हर कंट्री अपने नेशनल फेवर और अपने नेशनल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, ठीक है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस तीनों ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, ठीक है। तो एट टाइम्स ऑफ इराक इन्वेजन ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, वो अमेरिका के पार्टनर थे उस टाइम पे, एंड एट द सेम टाइम जर्मनी और फ्रांस अमेरिकन के इन्वेजन को अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटेन की और अमेरिका की अच्छी फ्रेंडशिप थी तो उसने अपनी फ्रेंडशिप को निभाया और उसको सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस के उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं थे तो उसने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो इस पॉइंट से हमें ये समझना है कि भले ही तीनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे लेकिन बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज उन्होंने एक्ट किया। ब्रिटेन को अमेरिका के साथ अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करनी थी तो उसने उसको सपोर्ट किया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ग्रुप का हिस्सा हो गया, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो गया तो उन्हें सेम वे में रिएक्ट करना है। वो बेस्ड ऑन देयर नेशनल प्रायोरिटीज उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है, हमने पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन की एक सिंगल मार्केट है जिसमें ट्रेड करती हैं जो कंट्रीज़ हैं वो विद इन ट्रेड करती है ताकि उनकी कोई आपस में बेनिफिट हो सके। बट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो UK को यूरोपियन मार्केट से बाहर रख रहे हैं। दैट इज़ देयर चॉइस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, करनी है करो, नहीं करनी मत करो। थर्ड, डेनमार्क और स्वीडन ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जो यूरो को एज अ कॉमन करेंसी या नेशनल करेंसी अडॉप्ट नहीं कर रही। अगेन दिस इज देयर चॉइस, उन्हें करनी है कर सकती है, नहीं करनी है नहीं कर सकती है। तो ऐसे ये 3 एग्जाम्पल्स नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि EU एक नेक्स्ट सुपर पावर हो सकती है बट इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस है।
इसके साथ साथ काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है कि जो कंट्रीज़ हैं वो एट टाइम्स ऑफ नीड कॉपरेट कर रही हैं साथ में, ठीक है, भले वो ट्रेड की टर्म्स में हो या मिलिट्री की टर्म्स में हो, बट उनकी खुद की नेशनल प्रायोरिटीज़ भी हैं जिसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करती है, ठीक है। तो यही सब था ईयू के बारे में। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ या किसी और तरीके से समझा सकती हूँ। तो अब चैप्टर में आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑल्टरनेट सेंटर को देखेंगे जो कि है हमारा एशियान। तो एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो यार ये जितनी भी कंट्रीज इसकी मेंबर स्टेट है उन्होंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस किया था। जैसे काफ़ी सालों तक तो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर रहती है, उसके बाद जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है तो इन्हें नेशन बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इनके पास पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ की जितनी भी कंट्रीज थी उनकी हिस्ट्री कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर बेस्ड थी और उनकी सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि एशियान ही पहला स्टेप लिया गया था कोई ऐसा ग्रुप बनाने का, इनफॉर्मल या फिर ईयू की तरह एक ग्रुप बनाने का। इससे पहले भी काफ़ी एफर्ट्स किए गए थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसीलिए एशियान को बनाया जाता है जिसका मेजर प्राइमरी फोकस होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं एक छोटा सा। तो एशियान 1967 में 5 कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। उसके कुछ सालों बाद ही कुछ 5 कंट्रीज ने और एशियान को ज्वाइन कर लिया था। तो करंटली एशियान में 10 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपने एरिया में एटलीस्ट पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, प्रमोट करनी है हमें पीस को, ठीक है। अब इसके बाद एक 1 मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एशियन वे। छोटी सी डेफिनेशन है, इसे एज इट इज याद कर लेना, 2-4 बार में हो जाएगी। तो एशियन वे एक ऐसा इंट्रैक्शन है, इनफॉर्मल इंट्रैक्शन है, बेसिकली जो कोऑपरेटिव नेचर है इनका उसको रिगार्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो जैसे ईयू के हमने 3 पिलर्स को डिस्कस किया था विच वॉज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री, इसी तरीके से 2003 में एशियान ने भी एक स्टेप आगे लिया और अपने 3 पिलर्स स्पेसिफाई किए, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई, दूसरा उन्होंने अपनी एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई और तीसरा उन्होंने एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया। तो नाम से ही तीनों के मतलब समझ में आ रहे हैं, बट फिर भी एक एक बार डिटेल में सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के साथ। तो यार इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होंगे उन्हें रैदर देन वॉर हम पीसफुली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी कम्युनिटी के तहत 2003 के बाद काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं एशियन मेंबर्स के विद इन टू प्रमोट पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस, कि हम किसी भी दूसरे मेंबर स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी इसके बाद अगेन एक और डेफिनेशन आई है विच इज़ एशियन रीजनल फोरम। तो 2003 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो बेसिकली एशियन के सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जैसे इश्यूज़ के साथ डील आउट किया करती थी। तो इस डेफिनेशन को भी याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो एशियन जब ग्रुप बनाया गया था एंड स्टिल टुडे ऑल्सो इसका एंड गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आना। और रियलिटी में ऐसा ही है कि अगर हम एशियन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं तो इट इज़ मच फास्टर देन यूएस, ईयू एंड जापान, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो बेसिकली जो इनका एंड गोल था या जो भी ऑब्जेक्टिव था इस ग्रुप को बनाने का वो ये अचीव कर रहे हैं। अभी इसके बाद 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के। सबसे पहला तो ये चाहते हैं कि ये एक कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस एस्टैब्लिश करें विद इन एशियन। सेकेंड इनका मेजर फोकस ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करके एक फ्री ट्रेड एरिया को एस्टैब्लिश कर सके, ठीक है। अब इसके बाद हम एशियन कंट्रीज़ के कुछ और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि एशियन एक रैपिडली ग्रोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशंस को एनकरेज करती है रैदर देन फाइट्स एंड वॉर। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एशियन कंट्रीज़ ने कंबोडियन कन्फ्लिक्ट को एंड कराने में हेल्प किया था। इसके साथ साथ ही इन्होंने ईस्ट टोमर क्राइसिस में भी मीडिएट करने का ट्राई किया था, ठीक है। और इसका सबसे मेजर फीचर यही है कि एशियन मेंबर कंट्रीज हर साल एनुअली मीट करती है अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए।
अब इसके बाद आता है इंडिया और एशियान के रिलेशनशिप को देखते हैं। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम इंडिया ने कुछ खास अटेंशन पे नहीं किया था एशियन कंट्रीज़ को, बट नाउ इन रीसेंट टाइम्स वी हैव अमेंडेड आवर पॉलिसीज़। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस में इंगेज हो रहे हैं एशियन कंट्रीज़ के साथ, बिकॉज फॉर श्योर दे आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो 2010 के बाद से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं एशियान के 3 मेंबर स्टेट्स के साथ, विच आर मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो तीनों के नाम को ज़रूर याद रखना। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो हमारे काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप्स होने वाले हैं एशियन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। अब एट लास्ट अगर हमें कंक्लूड करना हो तो एशियान को, तो एशियान की स्ट्रेंथ उसके मेंबर स्टेट्स के कोऑपरेटिव नेचर में ही लाई डाउन करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट एशियान। तो आज के वीडियो में हमने यूरोपियन यूनियन और एशियान को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अब बाकी का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई विल लिंक डाउन द PDF in the description box. You can check it out from there. And that's all for today. See you in next. Bye bye.